नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सचिन चौधरी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। जी दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीपीएससी जीडीसी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम 2017 का सॉल्यूशन, जो कि पेपर हुआ था 3 नवंबर 2019 में। दोस्तों, अगर आप यूपीपीएससी यूपीएचईएससी जिसका आज नोटिफिकेशन आ गया है, जिसका पेपर मई में होना है, असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी या किसी भी पेपर की जहां पर इंग्लिश के टीचर के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देखते हैं, टीजीटी पीजीटी का आपने पेपर देखा होगा, स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है। दोस्तों, पिछली बार जब ये पेपर हुआ था तो इसमें 150 क्वेश्चंस थे। आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस वर फ्रॉम जनरल स्टडीज़ एंड रेस्ट 120 फ्रॉम इंग्लिश। इस बार पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, 120 टोटल क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम जनरल स्टडीज़ एंड रेस्ट 90 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम इंग्लिश। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इंग्लिश का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 31। Which of the following poems of S.T. Coleridge is the tale of sin and expiation? ऑप्शंस हैं A. Ode to Dejection, B. Rime of the Ancient Mariner, C. Frost at Midnight, D. None of these। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो B है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। Who expressed this view? For art's sake I would not face the toil of writing a single sentence। ये फेमस स्टेटमेंट है दोस्तों, ये किसका है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ए. टी एस इलियट, बी. ऑसबर्न, सी. जी बी शॉ, डी. नन ऑफ दीज। दोस्तों, इस पेपर में पहले से ही कुछ टिक लगे हुए हैं, उन पर ध्यान मत दीजिएगा, कहीं कहीं वो गलत भी हैं। जो क्वेश्चन पे मैं टिक करूँगा, आंसर पे टिक करूँगा, वो आपके लिए आंसर सही होंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में हम 2 पार्टों में लेकर आएंगे ये वीडियो। इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस हैं, 60 क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो रेस्ट हम सेकंड वीडियो में लेकर आएंगे। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर है सी. जी बी शॉ। दोस्तों, जी बी शॉ बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, जिन्हें 1925 में नोबेल प्राइज़ मिला था। प्रॉब्लम प्ले लिखने के लिए जाने जाते हैं, और हेनरिक इब्सन जो नॉर्वे के राइटर हैं, वो इनके पसंदीदा राइटर हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 अब आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं। एलिजाबेथ रिजेक्टेड मिस्टर कॉलिन्स प्रपोजल बिकॉज हिज लेटर रिवील्ड हिज। एलिजाबेथ और मिस्टर कॉलिन्स, दोस्तों ये दोनों ही कैरेक्टर हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1813। नॉवल पब्लिश्ड हुआ था 1813 में, उसके ही दोनों कैरेक्टर हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्यों एलिजाबेथ ने रिजेक्ट कर दिया था कॉलिन्स का प्रपोजल? बिकॉज क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। ए. सेल्फ सेंटर्डनेस, बी. एरोगेंस, सी. विक्टनेस, डी. सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों, इसका आंसर है बी. एरोगेंस। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स एज मेंशन्ड बाय स्टील इन द स्पेक्टेटर क्लब? स्पेक्टेटर क्लब में स्टील ने जो मेंबर्स की संख्या बताई है वो कितनी है? दोस्तों, इसका सही आंसर है सी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। एफ आर लेविस एडिटेड द लिटरेरी जर्नल। कौन सा लिटरेरी जर्नल फेमस क्रिटिक एफ आर लेविस ने एडिट किया था, वो उसके एडिटर थे? क्राइटेरियन, सेवाने रिव्यू, सी. न्यू क्रिटिसिज्म, डी. स्क्रूटनी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है डी. स्क्रूटनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट 1833 में हुआ था, जिसके फेमस नाम जो हैं इसमें हेनरी न्यूमैन, जॉन केबल। आपको बताना है कि किस और नाम से जाना जाता है। ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, यूनिवर्सिटी मूवमेंट, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ए. ट्रैक्टेरियन मूवमेंट। जी चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief, and the dry stone no sound of water. These famous lines are taken from which poem? ये फेमस पोएम की लाइन है दोस्तों। ये किस
पोएम से ली गई हैं, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसके ऑप्शंस दिए हैं। ए द लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड जे प्रूफरॉक, बी एश वेडनेसडे, सी द वेस्टलैंड, डी द हॉलो मैन। दोस्तों इसका सही जवाब है सी द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड दोस्तों पब्लिश हुई थी 1922 में। इसे मॉडर्न एपिक भी कहा जाता है। वेस्टलैंड बहुत ही फेमस पोएम है टी एस इलियट की। चलिए आपको ध्यान रखना है। आगे हम क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 38, इन द प्ले द बर्थडे पार्टी द गिफ्ट दैट स्टैनले रिसीव्स इज। बर्थडे पार्टी जो हमारा प्ले है उसमें एक गिफ्ट मिलता है स्टैनले को। वो क्या था? ए टॉय ड्रम, बी फ्लूट, डी टॉय गिटार, डी वाल्व। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 38 क्वेश्चन का ए टॉय ड्रम। और दोस्तों ये लूलू नाम की एक कैरेक्टर थी जो नेबर गर्ल है, उनके पड़ोस में रहने वाली लड़की है, उन्हें ये उसने गिफ्ट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इन अ पैसेज टू इंडिया बाय ई एम फॉस्टर कॉल्स इंडिया अ पैसेज टू इंडिया एक नॉवल है जो लिखा गया है ई एम फॉस्टर द्वारा, पब्लिश हुआ था 1924 में। ई एम फॉस्टर ने इंडिया को क्या कहा है? दोस्तों इन्होंने मडल एंड मिस्ट्रीज़ यूज़ किया है इंडिया के लिए, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। जी दोस्तों बी आपका आंसर होगा, सही जवाब होगा बी मडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है। इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा। हु इज़ कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट? किसे इंग्लिश एस्से का प्रिंस कहा गया है? ए बेकन, बी ब्राउन, सी लैम, डी हैजलेट। दोस्तों बेकन को आप सभी लोग जानते हैं, बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एस्से कहा गया है। लैम इज द राइट आंसर, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हु एक्सप्रेस द ओपिनियन दैट चौसर हैज़ ट्रुथ बट लैक्स हाई सीरियसनेस? दोस्तों किसने चौसर के बारे में कहा है? उसे क्लासिकल राइटर मानने से भी मना कर दिया था इस क्रिटिक ने, और कहा था ही इज़ नॉट अ क्लासिक राइटर बिकॉज ही लैक्स हाई सीरियसनेस। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड ने मिल्टन और शेक्सपियर को बड़ा पोएट माना है, बट चौसर को उन्होंने मानने से मना कर दिया है क्लासिकल पोएट, बिकॉज ही बिलीव्स दैट ही लैक्स हाई सीरियसनेस एंड ही वॉज क्लासिकल इन थॉट। मैथ्यू आर्नोल्ड जो थे वो क्लासिकल थॉट के क्रिटिक थे, पोएट थे, तो उन्होंने हाई सीरियसनेस ना होने के कारण चौसर को मानने से मना कर दिया था कि वो क्लासिक पोएट नहीं है उनके अकॉर्डिंग। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, हु डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी? दोस्तों किसने ये प्रचलित परिभाषा दी है? फेमस डेफिनेशन है रोमांटिसिज्म की, एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। ब्यूटी में स्ट्रेंजनेस को ऐड कर दिया जाए तो वो रोमांटिसिज्म कहलाता है। किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ, बी वॉल्टर पैटर, सी ग्राहम गॉक, डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, वॉल्टर पैटर की डेफिनेशन है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद ऑल द इंग्लिश स्कॉलर्स। हमें बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, इसका सेकंड पार्ट। इस पार्ट में हम इसके ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन कवर करेंगे आउट ऑफ 120। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ शैली वॉज इंस्पायर्ड बाय रियल बर्ड? शैली की कौन सी पोएम है जो रियल बर्ड से इंस्पायर्ड है? आपके सामने ऑप्शंस है, ए और टू द वेस्ट विंड, बी द इंडियन समर, डी टू ए स्काईलार्क, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सी, टू ए स्काईलार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर है। लुक बैक इन एंगर वॉज पब्लिश्ड इन। दोस्तों लुक बैक इन एंगर ये एक प्ले है जो लिखा गया था जॉन ऑसबर्न के द्वारा, जो कि एक फेमस मूवमेंट, एंग्री यंग मूवमेंट से जुड़े हुए थे। 1956 में ये पब्लिश हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 1956। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 44। ये आपके फेमस एंग्री यंग मूवमेंट के मेन राइटर हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर है। जॉर्ज ऑरवेल इन हिज राइटिंग्स यूजुअली हिट्स एट। जॉर्ज ऑरवेल किस बात पर अपनी राइटिंग में ज़्यादा जोर देते थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में दोस्तों जॉर्ज ऑरवेल जो थे वो एंटी स्टैलिनिज्म
में ज़्यादा जोर रखते थे। और इनका पूरा नाम, इनका जो ओरिजिनल नेम है ये जॉर्ज ऑरवेल, उनका पेन नेम है, राइटिंग नेम है, इनका ओरिजिनल नाम था एरिक आर्थर ब्लेयर। ये याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 तो देखते हैं, ब्रिटिश डेमोक्रेसी, अमेरिकन प्रैग्मेटिज्म, स्टेनिलिज्म, फ्रेंच लिबरलिज्म। तो इसका सही आंसर होगा सी, स्टेनिलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। Who claimed to write fiction that could be called comic epic in prose? Very popular question, बहुत एग्जाम्स में देखने को मिलता है। सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, लॉरेंस स्टर्न, समलेट। सभी नॉवल के बड़े नाम हैं, आपको बताना है इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर होगा बी, हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। हिमर्शिया इन एरिस्टोटेलियन क्रिटिसिज्म डिनोट्स। हिमर्शिया का क्या मतलब है? एरिस्टोटल ने द पोएटिक्स में दोस्तों कुछ मेन टर्म्स दी हैं, कॉन्सेप्ट दिए हैं, उनमें से हिमर्शिया एक है। इसका मीनिंग पूछा गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले राइटर हैं आपके क्रिटिक, सिलेबस में आप देखेंगे तो क्रिटिसिज्म के सेक्शन में पहला जो पार्ट है, पहले जो राइटर हैं वो एरिस्टोटल ही हैं। द पोएटिक्स इनका वर्क है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, इसमें से हर बार क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इस पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि जो आपका आने वाला पेपर है जो 17 अप्रैल को होना है, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर जिसे कहते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके का पेपर आने वाला है। इसके अलावा आप हायर की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी या किसी भी इंग्लिश टीचर के एग्ज़ाम की, DSSB या राजस्थान या हरियाणा या देहरादून उत्तराखंड, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये पेपर। चलिए, हिमर्शिया का मतलब बताना है। ए, द ग्रेट वर्च्यू, बी, द बेनिफिशियल आर्ग्यूमेंट, सी, द फैटल फ्लॉ, डी, द हर्टिंग रीज़न। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, द फैटल फ्लॉ। जी दोस्तों, द फैटल फ्लॉ इसका मीनिंग है हिमर्शिया का, एरिस्टोटल ने जो बताया है। चलिए 48 क्वेश्चन अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 48, वन ऑफ द बेसिक थीम ऑफ द 20th सेंचुरी लिटरेचर इज। 20th सेंचुरी लिटरेचर की बेसिक थीम्स में से एक कौन सी है? टुगेदरनेस, आइसोलेशन, एक्सप्लोरेशन, रिवेलरी। दोस्तों इसका आंसर होगा बी, आइसोलेशन। चलिए मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ मॉर्न्स द लॉस ऑफ चाइल्डहुड विजन। कौन सी ऐसी पोएम है जो फेमस रोमांटिक पोएट वर्ड्सवर्थ ने लिखी है और उसमें वो गम करते हैं, दुख मनाते हैं चाइल्डहुड विजन के खो जाने का? तो दोस्तों ऑप्शंस हैं आपके पास, ए, ऑड एन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, बी, टिंटर्न एबे, सी, 3 years शी ग्रू, डी, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर दोस्तों होगा ए, ऑड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। दोस्तों ये पोएम पब्लिश हुई थी, सबसे पहले तो ये लिखी गई थी 1804 में, फर्स्ट पब्लिश इन 1807 एंड द फाइनली इट वाज पब्लिश्ड आफ्टर एडिटिंग बाय वर्ड्सवर्थ इन 1815। जी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। हु स्पीक्स द इपिलॉग इन द टेम्पेस्ट बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर का फेमस प्ले है द टेम्पेस्ट, इसमें एक इपिलॉग है दोस्तों, पूछा गया है वो किसने बोला है? ओलेंसो, सेबेस्टियन, प्रॉस्पेरो या एरियल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सी, प्रॉस्पेरो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। हु स्टैंड्स फॉर प्राइड इन प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन का नॉवल है, 1813 में आया था। इसमें दोस्तों जो टाइटल है प्राइड को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो इसका आंसर है, आपको आंसर देना है मिस्टर कॉलिंस, ए, बी, मिस्टर डार्सी, सी, मिस्टर फ्लिप, मिस्टर चार्ल्स बिंगले। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, मिस्टर डार्सी। चलिए दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगी आने वाले एग्जाम्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। हुज एसे आर नोन एज डिस्पर्स्ड मेडिटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है। कौन से फेमस ऐसे राइटर ऐसे हैं जिनके एसेज को डिस्पर्स्ड मेडिटेशन भी कहा गया है? एडिशन, स्टील, बेकन, लैम। सारे ही फेमस आपके एसेस्ट आ गए हैं, तो इसमें फादर ऑफ इंग्लिश एसे बेकन। जी दोस्तों सही, इसका सी आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। T.S. Eliot propounds his impersonal theory of poetry in his essay। दोस्तों T.S. Eliot ने बहुत सारी थियरीज दी हैं, उनमें से एक थियरी है इम्पर्सनल थियरी ऑफ पोइट्री की। तो इन्होंने जो ऐसे लिखे हैं उनके ऑप्शन में भी हैं, आपको बताना है को क्या सही आंसर है इसका। हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ए, बी है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट्स, सी, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, डी, द परफेक्ट क्रिटिक। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो बी है, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। दोस्तों हमने अपने चैनल पर
आप जाकर देख सकते हैं। टी एस इलियट के इस जो ऐसे है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट पर एक वीडियो बनाई है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो जाकर देखिएगा। बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस हैं दोस्तों चैनल पर, और आप वीडियोस को देखकर कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसी हमारी वीडियो लगी, और आप हमें बता सकते हैं कि आने वाले टाइम पर आप कितनी राइटरों पर वीडियोस चाहते हैं। दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चैनल को, टेलीग्राम हमारा जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके आने वाले टाइम पर पीडीएफ नोट्स भी हम समय समय पर फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर शेयर करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट वाज द लीडिंग प्रिंसिपल इन द एज ऑफ पॉप? पॉप की एज में लीडिंग प्रिंसिपल्स क्या थे? ए रीजन एंड गुड सेंस, बी रोमांटिक थॉट, डी लॉस ऑफ मॉरल, डी है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ए होगा, रीजन एंड गुड सेंस। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एज ऑफ पॉप इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ रीजन एंड प्रोज। मैथ्यू अर्नोल्ड ने इस एज को एज ऑफ रीजन एंड प्रोज भी कहा था। उन्होंने कहा था कि इस एज में अच्छी पोएट्री नहीं लिखी गई है। इवन ही रिजेक्टेड पॉप एंड ड्राइडन एज अ गुड पोएट, क्लासिकल पोएट्स। ही थिंक्स ही गिव हिज ओपिनियन दैट दे आर बेटर प्रोज राइटर। उन्होंने थॉमस ग्रे को अच्छा, बल्कि इन दोनों से अच्छा और इनकी एज का फेमस क्लासिकल राइटर माना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज फियरलेस चैलेंज टू डेथ? कौन सी ऐसी पोएम है जो बिल्कुल डेथ को फियरलेस है, खुलेआम चैलेंज करती हुई दिखाई देती है? उसकी ये मेन थीम है। हमारे पास ऑप्शंस है ए माई लास्ट डचेस, बी प्रोस्पाइस, सी रबी बेन एजरा, डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका आंसर है प्रोस्पाइस बी। इसका आंसर 55 का हमारे पास है। दोस्तों पब्लिश हुई थी ये पोएम प्रोस्पाइस 1864 में, और डेडिकेटेड की थी जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी वाइफ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स इन ट्वेल्थ नाइट बाय शेक्सपियर? ट्वेल्थ नाइट शेक्सपियर का प्ले है, आप सभी लोग जानते हैं। लाइन है इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन गिव मी एक्सेस ऑफ इट। दोस्तों बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस लाइन है। किसने कहा है? ओलिविया वैलेंटाइन और सीनो। इसका सही जवाब है डी और सीनो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ राइटर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल का इनमें से कौन एक राइटर नहीं है? ए जेम्स जॉयसे, बी डॉर्थी रिचर्डसन, सी डी एच लॉरेंस, या डी वर्जीनिया वुल्फ। तो दोस्तों आप देखेंगे जॉयसे, रिचर्डसन और वर्जीनिया वुल्फ तीनों ही राइटर हैं जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे लिखते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों सी डी एच लॉरेंस। दोस्तों स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बता देते हैं। जहां फिजिकल एक्शन कम होता है, मेंटल एक्शन ज़्यादा होता है। कॉन्शियसनेस आपके मस्तिष्क से संबंधित होता है, दिमाग से दोस्तों। तो जहां पर दिमाग में चिंतन के बारे में जो ज़्यादा बातें करेंगे, फिजिकल एक्शन कम होगा, तो वो होती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये तीनों ही राइटर हैं। सी हमारा डी एच लॉरेंस नहीं है, तो हमारा सही आंसर जो होगा इसका सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। ह्यूमर एंड पैथोस आर एवर प्रेजेंट इन द एसे ऑफ? किसके एसे में ह्यूमर एंड पैथोस अक्सर देखने को मिलता है? तो ए बेकन ऑप्शन है, बी एडिसन, सी हैजलेट, या डी लैम। तो दोस्तों 58 का आंसर होगा डी हमारे पास है, डी आंसर लैम। जी दोस्तों ये वही लैम है जो प्रिंस ऑफ एसेस्ट कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। दोस्तों एरिस्टोटल के पोएटिक्स से फिर एक टर्म आ गई। एनाग्नोरिसिस इन एरिस्टोटेलियन क्रिटिसिज्म सिग्निफाइज? क्या सिग्निफाई करती है एनाग्नोरिसिस? डाउनफॉल ऑफ द ट्रेजिक हीरो, बी ट्रेजिक फ्लॉ, अ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, एरर ऑफ जजमेंट। तो दोस्तों 59 का जो सही आंसर है वो होगा सी। हाँ दोस्तों डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ इज द राइट आंसर। एनाग्नोरिसिस डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ डिस्क्राइब्ड इन एरिस्टोटल्स द पोएटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। हु सेड दैट? किसने कहा है ये? इट वॉज हिज एम्बिशन टू ब्रिंग फिलोसफी आउट ऑफ क्लोजेट्स एंड लाइब्रेरीज, schools and colleges to dwell in clubs and assemblies, at tea tables and coffee houses। तो दोस्तों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, एडिसन, डॉक्टर जॉनसन, ड्राइडन एंड पॉप। तो आंसर होगा ए। सही जवाब है दोस्तों इसका एडिसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हमारे पास है, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 61 है, पढ़ते हैं। हु होल्ड्स द व्यू दैट ब्यूटी engenders a peaceful and pleasurable state of mind called synthesis? साइनेथीसिस की जो परिभाषा है
इसके जो विचार है, कौन से राइटर हैं, कौन से क्रिटिक हैं जो इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, हु होल्ड्स द व्यू। तो ऑप्शन है हमारे पास टी.एस. इलियट, आई. रिचर्ड, सी. F.R. लेविस। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर होगा बी, आई. रिचर्ड्स, जिन्होंने अपनी फेमस बुक लिखी थी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। साइनेस्थेसिस इनकी जो थियरी है उस पर ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा और आप आने वाले टाइम में किन किन राइटर्स पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, द सिविल वॉर इन इंग्लैंड लेड टू द क्लोजिंग ऑफ थिएटर्स इन द ईयर। कौन से ईयर में दोस्तों थिएटर्स बंद हो गए थे सिविल वॉर की वजह से? ऑप्शन है ए 1640, बी 1641, सी 1642 एंड 1665। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब है सी 1642। तो दोस्तों 16 जो हमारा 1642 है सही जवाब है। और ये रीओपन कब हुए थे? तो 1660 में रेस्टोरेशन टाइम पर, व्हेन मोनार्की वाज रिस्टोर्ड, तो 1660 में दोबारा से ही ओपन हो गए थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डब्ल्यू बी ईट्स फेमस राइटर हैं। डब्ल्यू बी ईट्स इनविसेजेस द एंड ऑफ क्रिश्चियन एरा। क्रिश्चियन एरा की समाप्ति पर कौन सी पोयम है जहाँ ये बात करते हैं कि एंड ऑफ क्रिश्चियन एरा हो गया है? चलिए दोस्तों, ए है हमारे पास प्रेयर फॉर माई डॉटर, बी सेलिंग टू बाइजेंटियम, सी ऑप्शन है बाइजेंटियम, डी है द सेकेंड कमिंग। तो दोस्तों 63 का आंसर है हमारे पास डी, हमारा जो ऑप्शन है द सेकेंड कमिंग। एंड इन दिस पोएम ही डिक्लेयर्स द एंड ऑफ क्रिश्चियन एरा एंड बिगिनिंग ऑफ बारबेरियन एरा। ये बात आप याद रखना, बारबेरियन एरा की शुरुआत की बात करते हैं और क्रिश्चियन एरा की समाप्ति की ये घोषणा कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 हमारे सामने है। हु अमंग शेक्सपियर हीरोज इज डिस्क्राइब्ड एज बेलोनाज ब्राइड ग्रूम। कौन सा ऐसा हीरो है जो बेलेनाज ब्राइड ग्रूम कहा गया है जिसे? दोस्तों जो ये बेलेना है, आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं, बेलेना को रोमन गॉडेस ऑफ वॉर है। ये कौन से कैरेक्टर को कहा गया है दोस्तों? फर्डिनेंड, मैकबेथ, ड्यूक ऑफ ऑर्सिनो या डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, मैकबेथ। मैकबेथ के लिए कहा गया है बेलोनाज ब्राइड ग्रूम। और हमने बता दिया है बेलोना कौन है, रोमन गॉडेस ऑफ वॉर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन पर है। Who is charged for attempted rape of Miss Adela Quested in A Passage for India? पैसेज फॉर इंडिया जैसे कि हमने बताया था, ये एम फॉस्टर का वर्क है, 1924 में आया था। ऑप्शंस हैं ए फील्डिंग, बी रॉनी, डॉक्टर अजीज़ या गॉड बॉल। दोस्तों सी सही जवाब है इसका, डॉक्टर अजीज़ आंसर इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है। द रेस्टोरेशन कॉमेडी वॉज रिटन फॉर। रेस्टोरेशन कॉमेडी जो थी उसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो ये किसके लिए लिखी जाती थी या लिखी गई? तो ऑप्शन है ए द लिमिटेड कोर्ट सोसाइटी, बी एन एजुकेटेड मिडिल क्लास, सी ग्राउंडलिंग्स, डी ऑल सोसाइटीज ऑफ। देखो ये नीचे तबके के लोगों के लिए लिखी गई नहीं, एन एजुकेटेड मिडिल क्लास के लिए नहीं, ऑल सेक्शंस नहीं। तो हमारा सही आंसर बचता है ए द लिमिटेड कोर्ट सोसाइटी। दोस्तों ये कोर्ट के मनोरंजन के लिए लिखी गई पोएम थी, सोसाइटी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, इसलिए कॉमेडी ऑफ मैनर्स ही से कहा गया है। ये हंसी मजाक के लिए लिखी गई कॉमेडी थी जो 1660 जैसा कि हमने बताया था थिएटर रीओपन हुए थे 1660 में दोस्तों। 1660 में रीओपन हुए थे थिएटर, तब ये लिखा गया था, ये रिस्टोरेशन कॉमेडी की शुरुआत हुई थी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 67. In which of his poems W.B. Yeats refers to himself as an old man having a heart sick with desire and fastened to a dying animal? आपके सामने ऑप्शन है ए द सेकेंड कमिंग, बी सेलिंग टू बाइजेंटियम, सी प्रेयर फॉर माई डॉटर, डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों 67 का आंसर है बी हमारा सेलिंग टू बाइजेंटियम। दोस्तों सेलिंग टू बाइजेंटियम पब्लिश हुई थी इनके जो 1928 में द टावर नाम का इनका एक कलेक्शन आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए 68 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द सिन ऑफ डचेस ऑफ माल्फी इन द आइज ऑफ ब्रदर्स। दोस्तों ये ड्रामा है डचेस ऑफ माल्फी, 1614 में आया था, जॉन वेबस्टर का है। इसमें पूछा गया है कि डचेस ऑफ माल्फी जो थी, जो उनके दो भाइयों ने उनका मर्डर कर दिया था, उनकी नज़रों में उनका दोष क्या था, पाप क्या था, सिन क्या था। चलिए ए है डिसोबोइंग द किंग्स ऑर्डर, बी मैरिंग हर स्टीवर्ड, सी वेडिंग एन मैन ऑफ हाई रैंक,
डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, मैरिंग हर स्टीवर्ड। एक अपने स्टेटस से नीचे के व्यक्ति से इन्होंने शादी कर ली थी, ये इनका गुनाह था, मैरिड टू अ लोअर क्लास पर्सन। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, हु इज़ द रियल बेनिफैक्टर ऑफ पिप इन डिकेंस चार्ल्स डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशन। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं चार्ल्स डिकेंस का फेमस नॉवल है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, 1861 में आया था। इसमें जो पिप की मदद करता है कौन है दोस्तों, मिस हैविशम, स्टेला, मिस्टर जैगर्स या मैकविश। दोस्तों पिप को इसमें लगता है कि मिस हैविशम उसकी मदद कर रही हैं, पर उसे लास्ट में पता लगता है कि उसके असली बेनिफैक्टर हैं मैकविश। तो डी आंसर हमारा सही होगा दोस्तों। मैकविश जो कि एक अपराधी थे शुरू में बचपन में, जिनकी मदद की थी पिप ने, वो आगे चलकर उन्हें उनके बेनिफैक्टर ही उन्हें बाद में पता लगता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, चार्ल्स लैम नरेट्स द स्टोरी ऑफ मिस्टर बिलेट इन द एसे। कौन से एसे में मिस्टर बिलेट का जो स्टोरी है वो सुनाते हैं हमारे फेमस एसेइस्ट प्रिंस ऑफ एसेइस्ट चार्ल्स लैम। ए, पुअर रिलेशंस, बी, ड्रीम चिल्ड्रन, सी, इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, डी, द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर्स। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए, पुअर रिलेशंस। मिस्टर बिलेट का इसमें कैरेक्टर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप राजस्थान के हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं या यूपी के जीडीसी में या यूपी HESC दिल्ली, कहीं भी ये सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, आई रिचर्ड्स reiterates the distinction between the referential and emotive use of language। दोस्तों लैंग्वेज के यूज़ के बारे में बात की गई है, द रेफरेंशियल एंड इमोटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज। 71 क्वेश्चन आपके सामने है, किसने की है, इनके वर्क दिए गए हैं। द मीनिंग ऑफ मीनिंग, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलोसफी ऑफ रिटरिक, साइंस एंड पोएट्री। आई रिचर्ड्स ने बात की है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, आपका सही आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आपकी स्क्रीन पर है, द एक्सप्रेशन नॉटी 90s रेफर्स टू द डिकेड। कौन सा डिकेड की बात करते हैं, अगर हम नॉटी 90s की बात कर रहे हैं तो आपको बताना है 1690s है, 1790s है, 1890s है, 1990s है। दोस्तों जी इसका आंसर होगा आपका सी, 1890s। दोस्तों ये नॉटी विक्टोरियन के नाम से भी जाने जाते हैं और नॉटी 90s तो ये क्वेश्चन में पूछ ही लिया गया है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, द लैंड ऑफ द लोटस ईटर सिम्बोलाइजेज। दोस्तों लोटस ईटर जो है टेनिसन की पोयम है, पूछा है कि वो क्या सिम्बोलाइज करता है। ए ऑप्शन है लैंड ऑफ लोटस ईटर क्या सिम्बोलाइज कर रहा है, द लाइफ ऑफ मिर्थ एंड सेलिब्रेशन, बी द लाइफ ऑफ एक्टिविटी, रिजेक्शन ऑफ एक्टिविटी इन फेवर ऑफ ट्रांस लाइक एग्जिस्टेंस। तो इसका आंसर क्या है, नन ऑफ दीज इसका आंसर है। तो इसका सही जवाब है सी, रिजेक्शन ऑफ एक्टिविटी इन फेवर ऑफ अ ट्रांस लाइक एग्जिस्टेंस। टेनिसन की फेमस पोएम है दोस्तों, याद रखिएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेन जॉनसन वॉल्पोने इज एन, वॉल्पोने जो उनका फेमस प्ले है तो ये क्या है दोस्तों, ट्रेजाई कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है या सेंटिमेंटल कॉमेडी है। चलिए दोस्तों 74 क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर है सी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, वॉल्पोने, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज कंसर्न विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कंपीटिंग इम्पल्सेस। दो इम्पल्सेस के बारे में, इंस्टिंक्ट ऑफ सिविलाइजेशन एंड द इंस्टिंक्ट ऑफ सेवेजरी। किस नॉवल में इसका जिक्र आता है, द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, द पावर एंड द ग्लोरी, द रेनबो, द ग्रेट एक्सपेक्टेशन। सारे ही फेमस राइटर के ये नॉवेल्स हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए, द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। दोस्तों द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज विलियम गोल्डिंग का नॉवल है जो सबसे पहले 1954 में आया था जी दोस्तों। और गोल्डिंग जो है हमारे राइटर है, इन्हें गोल्डिंग को नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ये भी आपको याद रखना है। कब मिला था नोबेल, 1983 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, हु इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर ऑफ सर रॉजर फर्स्ट इन द कॉवरली पेपर्स। दोस्तों ऑप्शन देख के कन्फ्यूज मत होइएगा, मैंने पहले भी कहा था इसमें जो ऑलरेडी टिक लगे हुए हैं वो कहीं कहीं गलत भी हैं। ए एडिसन, बी स्टील, सी लैम, डी ड्राइडन। जी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 इसका राइट आंसर है ए एडिसन। सर रॉजर फर्स्ट इन कॉवरली पेपर्स जो इसे इंट्रोड्यूस किया था वो एडिसन ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, हु डिस्क्राइब्ड मोनालिसा एज ओल्डर देन द रॉक्स अमंग विच शी सिट्स।
मोनालिसा के बारे में किसने कमेंट किया था? देखिए ये क्रिटिक्स हैं, ए कॉलरिज, बी जॉन रस्किन, सी बेन जॉनसन, डी वॉल्टर पेटर। तो दोस्तों 77 का सही जवाब है वॉल्टर पेटर, वो क्रिटिक हैं जिन्होंने कमेंट किया है मोनालिसा, जो फेमस एक पेंटिंग है, आप सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, द कंसीट। दोस्तों कंसीट आप जानते हैं, व्हेन टू अपोजिट इमेजेस फार फेच्ड इमेजेस आर टेकन टुगेदर। ये जो है हमारे मेटाफिजिकल पोएट्स, उनकी खासियत रहती है मेटाफिजिकल पोएट्री की। जॉन डन आपने नाम सुना होगा, इस स्कूल के सबसे फेमस पोएट हैं, उन्हीं की पोएम्स में से ऑप्शन है। और देखिए उन्हीं की एक कंसाइट दी गई है, फ्रूट्स ऑफ मच ग्रीफ दे आर एम्बलेम्स ऑफ मोर अकर्स इन। कौन सी पोएम में आती है लाइन? अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, द कैनाइजेशन, द वैलिडिक्शन ऑफ माई नेम, और डी अ वैलिडिक्शन ऑफ वीपिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 78 का आंसर हमारे पास डी है। तो वैलिडिक्शन ऑफ वीपिंग जॉन डन की ये पोएम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वीडियो अब लास्ट की तरफ बढ़ रही है। इसके बाकी बचा हुआ जो पार्ट है दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम नहीं चाहते कि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाई जाए, आप कम समय में आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएं। अगर आप चाहते हैं वीडियो पूरी बनाएं तो बचे हुए रेस्ट रिमेनिंग 60 और 61 क्वेश्चंस वी विल अपलोड इन द नेक्स्ट वीडियो। चलिए दोस्तों 79, जी.बी. शॉ सेंट जॉन वॉज प्रोड्यूस्ड इन द ईयर। सेंट जॉन का जी.बी. शॉ फेमस अपने प्ले राइट हैं, उनका 70 ये जो सेंट जॉन था इनका जो प्ले था, कब ये प्रोड्यूस हुआ था? 1923, 1915, 1920 या 1922? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए 1923। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, द लोकल ऑफ ग्राहम ग्रीन्स द पावर एंड द ग्लोरी। दोस्तों पावर एंड द ग्लोरी फेमस नॉवल है, आपको पता है ग्राहम ग्रीन का है, ये आया था 1940 में। और यहाँ पर कहाँ सेटिंग हुई है इसकी? तो इसका आंसर होगा आपका बी मैक्सिको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, हु डिफाइंड द मोटो ऑफ द पीरियडिकल एसे। किसने पीरियडिकल एसे के मोटो को ऐसे डिफाइन किया है? उसका क्या रोल है, मेन रोल, उसका एम क्या है? टू टेम्पर विट विद मोरालिटी एंड टू एनलिव इन मोरालिटी विद विट। दोस्तों बड़ी फेमस डेफिनेशन है, किसने दी है, किसने रोल बताया है पीरियडिकल्स का? डेफॉय, स्टील, खाउले या एडिसन? दोस्तों इसका सही आंसर है एडिसन। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 81 था आपके सामने। आगे हम बढ़ते हैं 82 क्वेश्चन पर। हु अकॉर्डिंग टू एल.सी. नाइट्स कैरेक्टराइजेज द अर्लीस्ट इंस्टेंस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। दोस्तों टी.एस. एलियट ने जिक्र किया है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का। आपको बताना है कि उससे पहले नाइट के अकॉर्डिंग कहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है? बेकन, मिल्टन, डन या जॉनसन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर होगा ए बेकन। 82 क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। चलिए 83 क्वेश्चन, लवर्स आर कंपेयर टू स्टिफ ट्विन कंपासेस। फिर कंसाइट आ गया है दोस्तों, मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। देखिए ए अ वैलिडिक्शन ऑफ वीपिंग, बी अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, सी अ वैलिडिक्शन ऑफ माई नेम, अ वैलिडिक्शन ऑफ द बुक। इसका आंसर है दोस्तों बी अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। बड़ी फेमस ये कंसाइट है, 83 जॉन डन ने लिखी है, ये मेटाफिजिकल पोएट हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, विच ग्रीक ड्रामेटिक डिवाइस इज यूज्ड इन टी.एस. इलियट द फैमिली रियूनियन। दोस्तों आप सभी जानते हैं टी.एस. इलियट वेस्टलैंड लिखा था, जिनके ऊपर क्वेश्चन पहले आया है। ही वॉज नॉट ओनली अ फेमस पोएट बट ऑल्सो अ फेमस ड्रामेटिस्ट एंड क्रिटिक। तो सभी इन वर्क से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अब ये ड्रामा से इनका रिलेटेड क्वेश्चन है। द फैमिली रियूनियन आपके सिलेबस में इनका ये ड्रामा है। द फैमिली रियूनियन 1939 में आया था। दोस्तों एक बात ज़रूर याद रखिएगा इनके बारे में कि वर्स प्ले या पोइटिक प्ले जिन्हें कहते हैं, उन्हें उनके रिवाइवल का जो श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है, वो टी.एस. इलियट को जाता है। ब्लैंक वर्स में लगभग ये प्ले लिखा गया है। तो दोस्तों कौन सा ग्रीक ड्रामेटिक डिवाइस इन्होंने यूज़ की थी? द फ्यूरीज, कॉरस, एनेग्नोरसिस, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है सही ए फ्यूरीज, ये इन्होंने इसमें इस्तेमाल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, हु सेड, किसने कहा है द फॉलोइंग लाइन्स? ऑल आई वॉन्ट इज टू आंसर टू माई ब्लड डायरेक्ट विदाउट फ्रिबलिंग इंटरवेंशन ऑफ माइंड और मॉरल और वॉट नॉट। E.M. फोस्टर, रुडयार्ड किपलिंग, D.H. लॉरेंस या डी ग्राहम ग्रीन। दोस्तों तो इसका आंसर है सी। ये फेमस लाइन्स किसने कही हैं? D.H. लॉरेंस ने कही हैं। आगे बढ़ते हैं। रसल, जो कि एक फेमस एस्से राइटर हैं, रसल इन हिज एस्से आइडियाज दैट हैव हार्म्ड मैनकाइंड,
उनमें इन्होंने कौन सी थियरी दी हैं बताते हैं। ए में इन्होंने क्या कहा है, ग्लोरीफाइज मैन, मैन को ग्लोरीफाई किया है, नहीं। डिनाउंसेस सुपीरियरिटी ऑफ मेल सेक्स, डिनाउंसेस वुमेन, या डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इन्होंने सुपीरियरिटी को नकारा है मेल की, इक्वलिटी की बात की है कि। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका 86 का आंसर होगा हमारा बी। 86 हमारा बी हो गया है। चलिए 87 क्वेश्चन देखते हैं। In which of the following poems of W.B. Yeats do these lines occur? It's certain that fine women eat a crazy salad with their meat, whereby the horn of plenty is undone. कौन सी पोएम की लाइन दी गई हैं? W.B. Yeats फेमस पोएट हैं मॉडर्न एरा के। द सेकंड कमिंग, द प्रेयर फॉर माई डॉटर, बाइजेंटियम, सेलिंग टू बाइजेंटियम। दोस्तों 87 का सही आंसर है, ये लाइन ली गई हैं आपकी प्रेयर फॉर माई डॉटर। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। दोस्तों ये लिखी गई थी 1990 में, 1919 में ये इन्होंने लिखा था, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1921। W.B. Yeats भी फेमस राइटर हैं, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1923 में, आप सभी लोग जानते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ जेन ऑस्टन बिगिंस विद द सेंटेंस। बहुत ही पॉपुलर लाइन है दोस्तों, कौन सा नॉवल है इस लाइन से शुरू होता है? इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife। एक भाग्यशाली जो एक पुरुष होता है जो भाग्य के लिए क्या होता है, किसकी तलाश में रहता है? एक पत्नी की। चलिए दोस्तों देखते हैं ऑप्शन, प्राइड एंड प्रेजुडिस, एमा, मैन्सफील्ड पार्क, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है आपके सिलेबस में यही है, प्राइड एंड प्रेजुडिस ए है। चलिए दोस्तों 88 का आपको आंसर मिल गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो के हम लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। देखते ही देखते आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। दोस्तों हमारी ये मेहनत सफल होती है जब आप हमें रेट करके बताते हैं कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही। और अगर आप चाहते हैं हम इसमें और कुछ ऐड करें, नए पेपर्स लेकर आए, JDC UPSC का नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों, आज ही मई में पेपर होना है, बहुत कम समय में है, कम समय बचा हुआ है। आप चाहेंगे तो हम उसके भी प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 89, द थीम ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन क्या है दोस्तों? ए रिकन्सिलेशन, डी रिग्रेट एंड लॉस, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, या फॉरगिवनेस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, रिग्रेट एंड लॉस। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में हमने 50% क्वेश्चन कवर कर दिया, ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन फ्रॉम लिटरेचर। ये प्रीवियस ईयर पेपर था दोस्तों GDC असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसका एग्ज़ाम इस बार का 17 अप्रैल में होना है। इसके बचे हुए 60 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही सेकेंड पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।